Assalamualaikum. I welcome you all to my YouTube channel Golgi Today for NEET. Today our topic is Golgi complex, its structure and functions. Why is Golgi complex considered as export house or postal system or sorting and packaging center? Some authors even term it as director of macromolecular traffic of a cell. Why is it so? Today we will discuss all these things in detail. First of all, what is Golgi complex? Golgi complex एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है जिसकी प्राइम फंक्शन, मेन फंक्शन इलेबोरेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी बायोकेमिकल्स है। इलेबोरेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी बायोकेमिकल्स यानी एक सेल जो बायोकेमिकल स्क्रीट करती है, जो बायोमोलिक्यूल स्क्रीट करती है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन स्क्रीट करती है, ऐसे बायोकेमिकल्स की इलेबोरेशन, मॉडिफिकेशन, देन सॉर्टिंग, पैकेजिंग एटसेट्रा, ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय व्हाट? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इस चीज़ को देखने से पहले ये चीज़ हम याद रखेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है एज दैट ऑफ साइटोसॉल। सो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम एज दैट ऑफ साइटोसॉल। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है एज दैट ऑफ साइटोसॉल, इस वजह से इसको सेल में एज अ सेपरेट सेल ऑर्गेनेल डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, ठीक। और यही वजह है इसके लेट डिस्कवरी का कि ये लेट डिस्कवर हुआ क्योंकि साइंटिस्ट इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोसॉल। इवन दो ये इतना बड़ा सेल ऑर्गेनेल है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ये दिखना चाहिए था, लेकिन साइंटिस्ट इसको जो है डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इन द ईयर 1898 में एक इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम कैमिलो गोल्जी है, उन्होंने जो है वो स्टडी एक्चुअली वो नर्व सेल्स स्टडी कर रहे थे, नर्व सेल्स ऑफ बैरन ओवल। ही वाज स्टडीइंग नर्व सेल्स ऑफ बैरन ओवल। बैरन ओवल की वो नर्व सेल्स स्टडी कर रहे थे। बैरन ओवल की एक स्पीशीज़ है, इसी तरह कैट की वो नर्व सेल्स स्टडी कर रहे थे। तो ही वाज स्टडीइंग द नर्व टिश्यू, नर्व सेल्स ऑफ बैरन ओवल। और इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, नर्व सेल्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की। दैट टेक्निक इज टर्म्ड एज मेटालिक इम्प्रेगनेशन टेक्निक। मेटालिक इम्प्रेगनेशन टेक्निक। मेटालिक इम्प्रेगनेशन टेक्निक में उसने क्या किया? ही यूज्ड सिल्वर साल्ट्स। उसने मेटालिक इम्प्रेगनेशन में कुछ सिल्वर साल्ट्स यूज़ किए और इसके साथ ऑस्मियम क्लोराइड यूज़ किया। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया? कैमिलो गोल्जी ने इन नर्व सेल्स को सिल्वर साल्ट्स और ऑस्मियम क्लोराइड से ट्रीट किया। जो ही उन्होंने इन नर्व सेल्स को ट्रीट किया विद दी साल्ट्स, उसने क्या देखा कि न्यूक्लियस के नज़दीक एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है जिसके ऊपर सिल्वर मेटल का प्रेसिपिटेट इम्प्रेगनेट हो गया, चिपक गया, ठीक। तो एक्चुअली आज हमें पता है कि वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स था जो जिस पे वो मेटालिक इम्प्रेगनेशन हो गया, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स अभी तक सेल में दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था एज दैट ऑफ साइटोसॉल। जो ही उस पे इम्प्रेगनेशन हो गई, किस चीज़ की? प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर मेटल की, तो उसकी वजह से अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नहीं रहा जो पहले था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर मेटल की एक ओपेक लेयर इम्प्रेगनेट हो गई और अब ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल बन गया, डिस्टिंग्विश होने लगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। कैमिलो गोल्जी ने इसका नाम रखा एपैरेटो रेटिकुलर इंटरनो। एपैरेटो रेटिकुलर इंटरनो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एपैरेटो रेटिकुलर इंटरनो? इंटरनल रेटिकुलर एपैरेटस। ये बिल्कुल जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क था, इसी वजह से उसने नाम यूज़ किया रेटिक्यूलम और रेटिकुलर, इंटरनल रेटिकुलर एपैरेटस। ओके, तो अब कैमिलो गोल्जी को इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया बाद में, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, कैमिलो गोल्जी ने ये जो एपैरेटो रेटिकुलर इंटरनो सेल ऑर्गेनेल देखा सेल में, ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इट्स नॉट एन सेल ऑर्गेनेल। देन व्हाट इज इट? इट इज़ आर्टिफैक्ट। इट इज़ आर्टिफैक्ट। ये एक आर्टिफैक्ट है ना। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट ऐसा सेल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सेल में नेचुरली प्रेजेंट ना हो, लेकिन कोई टेक्निक अप्लाई करने के बाद सेल के अंदर बनता हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले लेक्चर में आपको जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की माइक्रोसोम।
हमने आपसे उसी वक्त कहा था कि माइक्रोसोम नेचुरली सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जब आप सेल को होमोजेनाइजेशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, तो सेल के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं टू स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स. दो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज माइक्रोसोम्स. सो माइक्रोसोम्स आर नेचुरली नॉट प्रेजेंट इन अ नेचुरल सेल. एक सेल में जो है प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जब आप सेल को होमोजेनाइजेशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, तो माइक्रोसोम्स बन जाते हैं. सो माइक्रोसोम्स एक टेक्निक अप्लाई करने के बाद, सेल पे एक टेक्निक अप्लाई करने के बाद, होमोजेनाइजेशन फ्रेगमेंटेशन अप्लाई करने के बाद बन जाते हैं. सच स्ट्रक्चर्स विच आर नेचुरली नॉट प्रेजेंट इन अ सेल बट आर फॉर्म्ड आफ्टरवर्ड्स, ये बाद में बनते हैं जब कोई टेक्निक आप इन पे अप्लाई करते हैं. दो स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज आर्टिफैक्ट्स. सो व्हाट इज माइक्रोसोम? माइक्रोसोम इज एन आर्टिफैक्ट. लेकिन साइंटिस्ट उस वक्त कह रहे थे कि गोल्जी ने जो ये स्ट्रक्चर देखा है, इट्स नॉट ए सेल ऑर्गेनेल, इट इज़ एन आर्टिफैक्ट. ये एक आर्टिफैक्ट है. और इस पे बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश हो गए कि कैमिलो गोल्जी ने जो एपेरेटो रेटिकुलर इंटरनो देखा, इट्स नॉट ए सेल ऑर्गेनेल, इट इज़ एन आर्टिफैक्ट. इन द ईयर 1914 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रैमन वाई कैजल. तो रैमन वाई कैजल ने क्या किया? रैमन कैजल ने उन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया इन डिटेल. गॉबलेट सेल्स में उन्होंने स्टडी किया और ही यूज्ड द टर्म गोल्जी कॉम्प्लेक्स. उन्होंने ही ये टर्म कॉइन की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इस स्ट्रक्चर के लिए नाम रखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स. लेकिन उन्होंने इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए फिर से मेटालिक इम्प्रेगनेशन टेक्निक यूज़ की. तो साइंटिस्ट अभी भी कह रहे थे नो, इट्स नॉट ए सेल ऑर्गेनेल, इट इज़ एन आर्टिफैक्ट. और ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक, डिस्कवरी के बाद ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक जो है पेपर पब्लिश होते रहे. बट इन द ईयर 1954 में दो साइंटिस्ट्स आए. एक का नाम डाल्टन था और दूसरे साइंटिस्ट का नाम फिलिक्स था. डाल्टन और फिलिक्स ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दे दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स का. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज गिवन बाय डाल्टन एंड फिलिक्स. ठीक, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आ गया तो सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया दैट इट इज़ नॉट एन आर्टिफैक्ट, नाउ इट्स ए सेल ऑर्गेनेल. ये एक सेल ऑर्गेनेल है, आर्टिफैक्ट नहीं है. तो डाल्टन ने इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया. इसी वजह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कभी कभार डाल्टन्स बॉडी भी कहा जाता है. इट्स समटाइम्स टर्म्ड एज डाल्टन्स बॉडी. Why? Because its electron microscopic structure was given by Dalton and Felix. Until the year 1954 अभी भी जो है बहुत सारे साइंटिस्ट कहते थे क्या कि ये आर्टिफैक्ट है. लेकिन 1954 में जो ही ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आया तो उसके बाद ये एज सेल ऑर्गेनेल कंसिडर किया गया. इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सेल ऑर्गेनेल आफ्टर द ईयर 1954. दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. नाउ ऑकरेंस. गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है किस किस सेल में? सबसे पहले इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है. हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता, तो इस वजह से वहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एब्सेंट होता है. एंड ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इट्स प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी. तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में भी ये एब्सेंट होता है. क्यों? क्योंकि उसका पूरा साइटोप्लाज्म जो है दैट्स फिल्ड विथ हीमोग्लोबिन. साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विथ हीमोग्लोबिन. उसका सोल पर्पस होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. उसके सारे साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होता है. इस वजह से जो है उसके साइटोप्लाज्म में कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता. नंबर थर्ड इज सीयू ट्यूब सेल्स. सीयू ट्यूब सेल्स ऑफ प्लांट्स की सीयू ट्यूब सेल्स जो हैं उनमें ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है. इसी तरह एंथीरोजॉइड्स ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो हैं उनके एंथीरोजॉइड्स यानी स्पर्म्स में ये एब्सेंट होता है. ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा उनमें ये उनके स्पर्म्स में ये एब्सेंट होता है. So Golgi complex is present in almost all eukaryotic cells except mature mammalian RBC, CO tube cells and antherozoids of bryophyta and pteridophyta. और prokaryotes में तो ये absent होता है. ठीक, अब ये well developed किन में होता है? It's well developed in liver cells,
गॉबलेट सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स, नर्व सेल्स, उनमें वेल डेवलप्ड होता है। जो सेल स्क्रीशन में एक्टिव पार्ट लेती हों, जो ज़्यादा स्क्रीट करती हों बायोकेमिकल्स, उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेल डेवलप्ड होता है। अब एक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कितने यूनिट्स होंगे? लेमेन्स लैंग्वेज में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स कितनी जगहों पे प्रेजेंट है, ठीक, या एक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कितने यूनिट्स हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक होता है, इट इज सिंगल, और ये लार्ज होता है। वर्टिब्रेट सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक होता है, लार्ज होता है, और ये लोकलाइज्ड होता है, इसकी लोकेशन जो है दैट्स फिक्स्ड, ओके, इट्स लोकलाइज्ड। तो वर्टिब्रेट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक होता है, बड़ा होता है और लोकलाइज्ड होता है, एक्सेप्ट लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक यूनिट नहीं होता, एक से ज़्यादा यूनिट्स होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, एक्सेप्ट लिवर सेल्स, ठीक। तो इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, इनवर्टिब्रेट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं दे आर 2 to 3। इनवर्टिब्रेट्स में 2 से 3 गोल्जी कॉम्प्लेक्स के यूनिट्स हो सकते हैं। सो 2 to 3 यूनिट्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट, और वो डिफ्यूज्ड होते हैं, दे आर डिफ्यूज्ड। इनमें से एक यूनिट को हम, ये जो 2 से 3 गोल्जी कॉम्प्लेक्स के यूनिट्स प्रेजेंट हैं एक इनवर्टिब्रेट सेल में, इसमें से एक यूनिट को गोल्जी सोम कहा जाता है, गोल्जी सोम। सो व्हाट इज गोल्जी सोम? गोल्जी सोम इज द यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट सेल्स। एंड समटाइम्स ये जो लिवर्स में ये जो एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, इनको भी गोल्जी सोम कहा जाता है। प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में अगर हम देखें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऑलमोस्ट 20 यूनिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, अप टू 20 यूनिट्स में भी प्रेजेंट, ठीक, एक प्लांट सेल में, और वो डिफ्यूज्ड होते हैं, दे आर डिफ्यूज्ड होते हैं। इसमें से एक यूनिट के लिए, इन 20 यूनिट्स जो हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 20 यूनिट जो हैं एक प्लांट सेल में, इसमें से एक यूनिट के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डिक्टियोसोम। सो वी से देयर आर 20 डिक्टियोसोम्स इन द गोल्जी apparatus ऑफ ए प्लांट सेल। गोल्जी apparatus जो प्लांट सेल्स का होता है उसमें 20 डिक्टियोसोम यानी 20 लोकेशंस पे वो प्रेजेंट होता है, एक यूनिट को टर्म यूज़ होती है डिक्टियोसोम। दिस इज ऑल अबाउट अकरेंस एंड लोकेशन। अच्छा, यहाँ पे इतना याद रखेंगे हम कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए ये कोई सेल है, एनिमल सेल है, यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अराउंड एक एरिया होता है, एक रीजन होता है, देयर इज अ रीजन अराउंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मैंने इसको डॉटेड लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट किया। यहाँ मेम्ब्रेन कोई नहीं होता, बाउंड्री कोई नहीं होती, लेकिन ये रीजन एक होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अराउंड, जिसमें कोई दूसरा सेल कंपोनेंट, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। दिस रीजन अराउंड एनी सेल ऑर्गेनल, ये रीजन किसी भी सेल ऑर्गेनल के अराउंड जिसमें कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट ना हो, राइबोसोम ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, दिस इज टर्म्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। इसको क्या कहा जाता है? जोन ऑफ exclusion. So what is zone of exclusion? Zone of exclusion is the region around a cell organelle जहाँ पे कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट ना हो। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल अगर कहीं पे है उसकी विसिनिटी में दूसरा सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अराउंड एक जोन होता है, दैट्स टर्म्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। उस जोन ऑफ एक्सक्लूजन में दूसरा कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा। दिस जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड सेंट्रियोल्स। सो रिमेंबर दिस थिंग कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अराउंड जोन ऑफ एक्सक्लूजन होता है। सो दिस इज ऑल about the occurrence and location of Golgi complex. Now structure of Golgi complex. Golgi complex के structure में 4 types of components पाए जाते हैं। So there are 4 types of components present in a Golgi complex. वो components क्या हैं? सबसे पहले cisternae और दूसरा tubules. So cisternae are present, tubules are present. Then vesicles भी इसमें present होते हैं, and Golgian vacuoles. So 4 types of structures are present in Golgi complex. Number 1 cisternae, number 2 tubules, number 3 vesicles, number 4 Golgian vacuoles. सबसे पहले cisternae जो हैं they are flat curved, ये flattened होते हैं, curved होते हैं, sac like structures. So they are flat curved sac like structures जिनका diameter जो है that's 0.5 to 1 micrometer. इनका diameter 0.5 to 1 micrometer होता है. So cisternae are what? They are flat curved sac like structures with a diameter 0.5 to 1 micrometer.
और एक अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के एक यूनिट में कितने सिस्टर्नी होंगे? मोस्टली 6 to 8 सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के एक यूनिट में 6 to 8 सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं, बट समटाइम्स दिस नंबर में बी एज हाई एज 20 एंड समटाइम्स इट मे बी एज लेस एज 1। कभी कभार एक ही सिस्टर्नी एक यूनिट में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फंजाई, फंजाई में एक ही सिस्टर्नी होता है एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स की यूनिट में। ऐसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम कहा जाता है। सो फंजाई में यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम होता है। तो समटाइम्स इट मे बी एज हाई एज 20। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एल्गा, एल्गा में 20 सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं एक डिक्टियोसोम में, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के एक यूनिट में। ठीक, सो ये सिस्टर्नी जो है दे आर फ्लैट कर्व्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है, और नॉर्मली 6 to 8 सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखें कि इसमें सिस्टर्नी कैसे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम यहाँ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट दिस बी द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो अब यहाँ न्यूक्लियस के और व्हाट यू कॉल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है साइटोप्लाज्म, इसमें अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको दिखाया था कि न्यूक्लियस के नज़दीक जो सेल ऑर्गेनल होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। लेट दिस बी द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, दिस इज फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सिस्टर्नी हैं, ये न्यूक्लियस के नज़दीक हैं। ठीक, और अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर क्या होता है? इसके बाहर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट मोस्टली बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दरमियान होता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी जो इसके होते हैं, हमने अभी कहा कि ये फ्लैट होते हैं, ठीक, और कर्व्ड होते हैं। लेट दिस बी सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये एक सिस्टर्नी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर एग्जाम्पल, और इसके एंड जो हैं दे आर समवट स्वोल्न, इसके एंड्स थोड़ा स्वोल्न होते हैं। लेट दिस बी द सेकेंड एंड इसके स्वोल्न है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल थर्ड एंड दिस इज फॉर एग्जाम्पल फोर्थ वन। So this is Golgi complex. These are the cisternae of Golgi complex. ये Golgi complex के cisternae है. For example हमने यहाँ पे 4 cisternae बनाए. This 1, 2, 3 and 4. इसमें से कुछ cisternae face कर रहे हैं towards endoplasmic reticulum or nucleus, and other is facing towards what you call as plasma membrane. The side which is facing towards endoplasmic reticulum or nucleus is convex, while as the side which is facing towards plasma membrane is concave. तो इस वजह से and this side, convex side and this concave side, ये convex और concave side they behave differently, ये behave करते हैं differently। ठीक, तो इसके बाद हम जब मेम्ब्रेन फ्लो पढ़ेंगे उसमें हम जो है देखेंगे डिफरेंटली बिहेव कैसे करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम इतना याद रखेंगे कि ये कन्वेक्स साइड जो है, ये कनकेव साइड जो है, दे बिहेव डिफरेंटली। इसी वजह से हम कहते हैं कि सिस्टर्नी जो है इनमें पोलैरिटी होती है। इनके एंड्स होते हैं, एक एंड जो इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर है इट बिहेव्स डिफरेंटली, दूसरा एंड जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर है इट बिहेव्स डिफरेंटली। दिस एंड इज टर्म्ड एज कॉन्वेक्स फेस। ठीक, वाई बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स, इसकी शेप कॉन्वेक्स है, और ये वाले एंड को, ये वाले फेस को कॉनकेव फेस कहा जाता है। सो हम कहते हैं कि ये जो सिस्टर्नी पाए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, इनमें पोलैरिटी होती है। वन साइड, वन फेस विच इज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट्स टर्म्ड एज कॉन्वेक्स फेस, द अदर साइड विच इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट्स टर्म्ड एज कॉनकेव फेस। कॉन्वेक्स फेस न्यूक्लियस के नज़दीक है, इस वजह से इसका एक और नाम प्रॉक्सिमल फेस है, इसका एक और नाम प्रॉक्सिमल फेस है। और ये फेस दूर है न्यूक्लियस से, इस वजह से इसको डिस्टल कहते हैं। ठीक, इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज डिस्टल फेस। और ये जो फेस है इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज, इसका एक और नाम है दैट इज टर्म्ड एज सिस फेस, एंड दिस फेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रांस फेस, सिस फेस एंड ट्रांस फेस।
इस फेस पे यहाँ से जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल डिस्कस किया हुआ है। हमने कहा था आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक। इसी तरह लिपिड भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जब वहाँ सिंथेसाइज हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज हो गए, तो फिर उनको भेजा जाता है वेसिकल्स में, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में भेजा जाता है टू व्हाट यू कॉल एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो वो यहाँ से अराइज हो गए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ फ्यूज हो गए, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, वेसिकल्स इसके साथ फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी मेम्ब्रेन हो रहा है, ठीक। दिस फेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज फॉर्मिंग फेस, क्योंकि यहीं पे वेसिकल्स इसके साथ फ्यूज हो रही हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेम्ब्रेन है वो नया नया बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स आए थे, यहाँ से बायोमोलिक्यूल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेजे थे, लिपिड्स हो, प्रोटीन्स हो, उनकी मॉडिफिकेशन होकर वो इस साइड पे मैच्योर हो जाते हैं, ठीक। तो इस वजह से इस फेस को मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। दिस फेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैच्योरिंग फेस और मैच्योरेशन फेस, मैच्योरिंग फेस और मैच्योरेशन फेस। This phase is also termed as F phase. F stands for forming phase, and this phase is also termed as M phase. M stands for मैचुरिंग फेस। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं इन फेसेस के। तो इन शॉर्ट हमें इतना याद रखना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, जो उसकी सिस्टर्नी है, उनमें पोलैरिटी होती है। एक फेज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है वो कन्वेक्स होता है, वो बिहेव डिफरेंटली करता है, ठीक। और जो दूसरा फेज विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स कॉनकेव एंड इट बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम द अदर फेस, ओके। अब ये जो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज हो गए, वो यहाँ क्या कहते हैं इसको, कॉन्वेक्स फेस के साथ फ्यूज हो जाते हैं उनकी वेसिकल्स, और बायोमोलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं इनटू दीज द ल्यूमेन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ल्यूमेन में यहाँ चले जाते हैं, सिस्टर्नी के ल्यूमेन में चले जाते हैं, तो फिर उनकी मॉडिफिकेशन होती है, धीरे धीरे वो इस फेस पे पहुँच जाते हैं। उस चीज़ को समझने से पहले हम ये स्ट्रक्चर्स जो इसके साथ एसोसिएट होते हैं, इन सिस्टर्नी के साथ जो स्ट्रक्चर्स एसोसिएट होते हैं, उनको भी थोड़ा देखते हैं। सो ट्यूब्यूल्स जो हैं, ट्यूब्यूल्स और व्हाट दे आर ब्रांच्ड, ट्यूब्यूल्स और ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक। और इनका डायमीटर जो होता है दैट इज 30 to 50 नैनोमीटर, इनका डायमीटर 30 to 50 नैनोमीटर होता है। और इनका मेन फंक्शन जो होता है, दे लिंक डिफरेंट सिस्टर्नी टुगेदर। आप देखें अभी सिस्टर्नी ये अलग अलग हैं, ठीक, एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। तो यहाँ से जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक यूनिट जो है दैट्स टर्म्ड एज व्हाट यू कॉल एज सिस्टर्नी, वो ब्रांच्ड होते हैं ऐसे, तो वो लिंक करते हैं, इनको आपस में लिंक करते हैं, ठीक। सो दे लिंक दीज व्हाट यू कॉल एज सिस्टर्नी टुगेदर। दीज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज व्हाट, दे आर टर्म्ड एज ट्यूब्यूल्स। ये जो ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी, ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, दे आर टर्म्ड एज ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, दे लिंक द सिस्टर्नी टुगेदर, ये सिस्टर्नी को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। प्लस इनका एक और फंक्शन ये है कि इनसे वेसिकल्स अराइज होती हैं। So what are vesicles? Vesicles are spherical structures, membrane mount spherical structures. इनका diameter क्या होता है? Their diameter is 20 to 80 nanometer. इनका डायमीटर 20 to 80 नैनोमीटर होता है। और इन्हीं वेसिकल्स में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ईदर फ्रॉम वन सिस्टर्नी टू अनदर सिस्टर्नी, एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में। फॉर एग्जांपल किसी बायोमोलिक्यूल को भेजना है तो इन्हीं वेसिकल्स में भेजा जाएगा, या यहाँ इस फेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर स्क्रीट करना है किसी बायोमोलिक्यूल को, तो इन्हीं वेसिकल्स में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक। सो वेसिकल्स और व्हाट, दे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, और इनका डायमीटर 20 to 80 नैनोमीटर होता है। इनका काम क्या होता है, दे हेल्प in transporting what you call as biochemicals। इन ये बायोकेमिकल्स को, बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से बायोमोलिक्यूल यहाँ ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ वेसिकल अराइज होगी, तो वो इसके साथ फ्यूज होगी, तो इसमें जो बायोमोलिक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करना था तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में वेसिकल ने हेल्प किया, ओके। इसी तरह यहाँ से जो है वेसिकल अराइज होती है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है एक बायोमोलिक्यूल को निकालती है। सो दिस हेल्प्स इन द सक्रीशन ऑफ व्हाट यू कॉल एज द बायोकेमिकल्स। सो वेसिकल्स का काम क्या है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका काम मेजर सक्रीशन में होता है या ट्रांसपोर्ट में होता है, ट्रांसपोर्ट ये बायोमोलिक्यूल्स को करते हैं। सो इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है गोल्जन वैक्यूल। गोल्जन वैक्यूल्स और द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ये भी स्फेरिकल होते हैं। इनमें और वेसिकल्स में फ़र्क क्या है, ये जो है
ट्रांसपोर्ट में यूज़ नहीं होते, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स बनाने में यूज़ होते हैं। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना याद रखें कि गोल्जन वैक्यूल्स दे आर ऑल्सो स्फेरिकल बट दे गिव राइज टू व्हाट, लाइसोसोम्स। वेसिकल्स का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोकेमिकल्स। ठीक, ये एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को, या इस फेस कॉन्केव फेस से बायोमोलिक्यूल्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, या कॉन्केव फेस से ट्रांसपोर्ट अगर बायोमोलिक्यूल को बाहर करना होगा तो ये उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करने में यूज होंगे। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नाउ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाट यू कॉल एज मेम्ब्रेन फ्लो। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, एक्सपोर्ट हाउस, पैकेजिंग सेंटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो जो है उसको हम स्टडी करेंगे इन डिटेल अंडर द हेडिंग मेम्ब्रेन फ्लो। मेम्ब्रेन फ्लो क्या होता है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ, फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, कोई लिपिड सिंथेसाइज हुआ, उस लिपिड को यहाँ से यहाँ भेजा जाता है, उस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भेजा जाता है टू व्हाट यू कॉल एज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें इसको वेसिकल्स में भेजा गया, कभी कभार डायरेक्टली भी भेजा जाता है और मोस्टली वेसिकल्स में भेजा जाता है। तो अब ये जो यहाँ वेसिकल्स हैं, दीज ग्रीन वेसिकल्स, इनमें इनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक, जिनको सिंथेसाइज किया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। दीज वेसिकल्स विच ट्रांसपोर्ट बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दे आर टर्म्ड एज ट्रांजिशनल वेसिकल्स। इनको ट्रांजिशनल वेसिकल्स कहा जाता है, ट्रांजिशनल वेसिकल्स इनको कहा जाता है। तो ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स अब फ्यूज़ हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन के साथ, तो यहाँ फ्यूज़ हो गई हैं। तो जो ही ये इसके साथ फ्यूज़ हो गई, ये इसके साथ फ्यूज़ हो गई, तो उससे क्या हो जाता है, ये अपने बायोमोलिक्यूल्स जो इनमें ट्रांसपोर्ट हुए थे वो इस सिस्टर्नी के ल्यूमेन में उनको डालते हैं। तो यहाँ ल्यूमेन में आ गए, दीज बायोमोलिक्यूल्स केम इनटू द ल्यूमेन ऑफ दीज सिस्टर्नी। तो जो ही वो ल्यूमेन में आ गए, ठीक, अब यहाँ पे उनकी मॉडिफिकेशन होगी। ठीक, मॉडिफिकेशन क्या क्या होती है वो हम बाद में बायो फंक्शंस में देखेंगे। यहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ मॉडिफिकेशन होती है, सॉर्टिंग वगैरह होती है। तो इसके बाद इन बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द अदर सिस्टर्नी। ठीक, वो वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर दूसरे सिस्टर्नी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ से फिर फाइनल सिस्टर्नी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो ही बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पहुँचते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो ही यहाँ पहुँचते हैं, इसके बाद अब क्या होता है कि यहाँ से अब प्रोटीन्स को डिफरेंट डेस्टिनेशंस की ओर भेजना है। तो कैसे भेजेंगे प्रोटीन को, कहाँ भेजना है, क्या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेजना है, क्या इसको सक्रीट करना है, कैसे पता चलता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को? एक्चुअली प्रोटीन्स के ऊपर एक सिग्नल होता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसी सिग्नल को रीड करके फिर प्रोटीन को डिफरेंट डेस्टिनेशंस की ओर भेजता है। सो यहाँ इस सिग्नल को रीड किया जाता है और उसके बाद सॉर्ट किया जाता है एंड देन इट्स transported to different destination. It is because of this reason that Golgi complex is termed as export house or postal system. इसी वजह से तो इसको export house या postal system कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ सिग्नल को रीड करता है, ठीक, जस्ट लाइक एड्रेस, उसके बाद अपने अपने एड्रेस पे इन जो है वेसिकल्स को भेजता है थ्रू द वेसिकल्स नोन एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स से इनको अपनी डेस्टिनेशंस की ओर भेजता है, उनके थ्रू इनको डिफरेंट डेस्टिनेशंस की ओर भेजता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेम्ब्रेन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स अराइज हुए। सो वेसिकल्स आर व्हाट, दे आर मेम्ब्रेन्स एक्चुअली। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, उनमें जो अंदर बायोमोलिक्यूल था तो वो इसने ल्यूमेन में डाला, लेकिन मेम्ब्रेन किसके साथ फ्यूज़ हुआ? इस सिस्टर्नी के साथ। यहाँ से वेसिकल्स अराइज हुए, उनका मेम्ब्रेन किसके साथ फ्यूज़ हुआ? इस सिस्टर्नी के साथ, इसका इस सिस्टर्नी के साथ। सो देयर इज फ्लो ऑफ मेम्ब्रेन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स और उसके बाद यहाँ से फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। ठीक, दिस इज टर्म्ड एज मेम्ब्रेन फ्लो, इसको हम मेम्ब्रेन फ्लो कहते हैं। सो मेम्ब्रेन फ्लो अकर्स फ्रॉम विच फेज टू विच फेज? कॉन्वेक्स फेज टू कॉन्केव फेज। ये कॉन्वेक्स फेज से कॉन्केव फेज की ओर आता है, सिस फेज से ट्रांस फेज की ओर आता है। तो इसी वजह से कभी कभार ये जो सिस फेज पे ये जो सिस्टर्नी है, दे आर टर्म्ड एज CGN, सिस गोल्जी नेटवर्क, और ये जो इस फेज पे हैं, दे आर टर्म्ड एज TGN, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, एंड वी से दैट मेम्ब्रेन फ्लो अकर्स फ्रॉम CGN टू TGN, cis Golgi network to
ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। याद रखिएगा, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सॉर्टिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सॉर्टिंग होता है, वो सॉर्ट करके फिर डिफरेंट डेस्टिनेशंस की ओर बायोमोलिक्यूल्स को भेजता है। जिस बायोमोलिक्यूल को जो सिंथेसाइज हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिस डेस्टिनेशन की ओर जाना होता है उसको TGN वहाँ उस डेस्टिनेशन की ओर भेजता है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क वहाँ की ओर भेजता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड मेम्ब्रेन फ्लो। नाउ फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फंक्शंस क्या क्या हैं? सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सबसे प्राइम फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया था, पहले ही बता दिया था, दैट इज इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ बायोकेमिकल्स। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन कहाँ है? सिक्रीशन ऑफ बायोकेमिकल्स में। तो कैसे ये सिक्रीशन ऑफ बायोकेमिकल्स में हेल्प करता है? फॉर एग्जाम्पल, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कोई बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ, लेट इट बी अ प्रोटीन और अ लिपिड, प्रोटीन या लिपिड सिंथेसाइज हुआ इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब यहाँ से इनको भेजा जाता है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनको भेजा जाता है। वहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनकी क्या होती है? मॉडिफिकेशन, देन इलेबोरेशन, सॉर्टिंग, और फिर इनको पैक किया जाता है इंटरस्क्रीटरी वेसिकल्स में। पहले क्या हुई? मॉडिफिकेशन, इलेबोरेशन एंड देन सॉर्टिंग। उसके बाद इनको पैक किया जाता है वेसिकल्स में। दोज वेसिकल्स आर टर्म्ड एज स्क्रीटरी वेसिकल्स, स्क्रीटरी वेसिकल्स। और ये स्क्रीटरी वेसिकल्स इन बायोमोलिक्यूल को सेल के बाहर स्क्रीट कराती है। ठीक, सो स्क्रीशन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे स्क्रीशन में हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे जो बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज हुए उनको भेजा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फॉर मॉडिफिकेशन, एलेबोरेशन, सॉर्टिंग। और ये जब सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद इनकी पैकेजिंग होती है, इनको स्क्रीटरी वेसिकल्स में पैक किया जाता है और फिर भेजा जाता है डिफरेंट डेस्टिनेशंस की ओर। इनके सब्सक्रीशन इसको भेजा जाता है सेल के बाहर। सो देयर बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन स्क्रीशन ऑफ बायोकेमिकल्स। नंबर नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन ग्लाइकोसाइलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप टू बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, किसी बायोमोलिक्यूल को, फॉर एग्जाम्पल यही प्रोटीन, यही लिपिड, इनको कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड करना, यानी इनको मॉडिफाई करना बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, दिस टर्म इज ग्लाइकोसाइलेशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंजाइम होता है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। वो क्या करता है? प्रोटीन, फॉर एग्जांपल यही प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था, यही लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भेजा गया फॉर मॉडिफिकेशन एंड देन सॉर्टिंग एटसेट्रा, पैकेजिंग। तो यहाँ प्रोटीन जब यहाँ आता है तो इसको ऐड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, इस तरह लिपिड को कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड किया जाता है। अब ये प्रोटीन जो है इसका नाम अब ग्लाइकोप्रोटीन पड़ता है। सो ग्लाइकोप्रोटीन इज व्हाट? ग्लाइकोप्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी पार्ट भी होता है। लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड किया जाता है तो वो क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स तो बनते कहाँ हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन वहाँ से जब ये आते हैं तो इनके साथ कार्बोहाइड्रेट मोइटी ऐड किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड किया जाता है, तो इनसे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स रिस्पेक्टिवली बनते हैं। ठीक, सो दिस फर्स्ट फंक्शन वाज सिक्रीशन, सेकंड इज ग्लाइकोसाइलेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइक नंबर 1 गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गैलेक्टोज गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिंथेसाइज होता है। इसी तरह सियालिक एसिड, सियालिक एसिड भी जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही सिंथेसाइज होता है। ठीक, हेमीसेलुलोज गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही सिंथेसाइज होता है। पैक्टिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही सिंथेसाइज होता है। सेलुलोज के अलावा जो सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेल वॉल के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेलुलोज के अलावा, वो सारे सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही बनते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एटसेट्रा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल को बनाने में यूज़ होते हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, वो हाइलोरोनिक एसिड है। सो कार्बोहाइड्रेट यहाँ हाइलोरोनिक एसिड भी बनता है। रिमेंबर वन थिंग, हाइलोरोनिक एसिड इज अ पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, तो ये कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है ना। और इसी तरह कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी यहाँ बनता है।
हाइलुरोनिक एसिड बनता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट बनता है। तो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको पढ़ाया था, दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एनिमल सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कौन? हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। तो हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन केस ऑफ एनिमल सेल्स बनाते हैं, ठीक। इसी तरह प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में जो सेल प्लेट बनता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक प्लांट सेल है, इसका न्यूक्लियस एक था, तो न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो 2 न्यूक्लियस बन गए। तो अब इसमें साइटोकाइनेसिस होना है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है, तो बीच में यहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज सेल प्लेट। उसी से फिर मिडिल लैमिला बनता है और उस पर फिर सेल वॉल बनता है बाकी। तो ये जो इसके बीच में ये जो सेल प्लेट बना, दिस सेल प्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जियन वेसिकल्स। ये गोल्जी वेसिकल से बनता है, गोल्जियन वेसिकल से बनता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो वेसिकल्स आती हैं वो ही यहाँ पे सेल प्लेट बनाती हैं, और उसी सेल प्लेट पे फिर कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं और मिडल लैमिला बनता है, ठीक। सो मिडल लैमिला को बनाने में किसका रोल है? गोल्जियन वेसिकल्स पहले सेल प्लेट बनाते हैं, उस पे फिर जो है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ से मिडल लैमिला बनता है। इसके अलावा एक्रोसोम को बनाने में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। एक्रोसोम इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ और हेड ऑफ स्पर्म के टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स टर्म्ड एज व्हाट यू कॉल एज एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एग की कवरिंग्स, डिफरेंट कवरिंग्स ऑफ एग को डाइजेस्ट करने में, हाइड्रोलाइज करने में यूज होते हैं, ठीक। सो दिस एक्रोसोम जो है ये एक स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इट्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्पर्म। दिस एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही इसको बनाता है। और याद रखिएगा, एक स्पर्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जब एक्रोसोम बनाता है उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसइंटीग्रेट हो जाता है उस स्पर्म सेल में, ठीक। और इसी तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट रोल है वाइटिलोजेनेसिस में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइटिलोजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय वाइटिलोजेनेसिस? वाइटिलोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ यॉक इन oocytes। oocytes में जो यॉक बनता है दैट्स टर्म्ड एज वाइटिलोजेनेसिस, और वहाँ उस वाइटिलोजेनेसिस में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें जब यॉक बनता है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज सेंटर, इसी के अराउंड जो है यॉक डिपॉजिट होता है, ठीक, यॉक एक्युमुलेट होता है। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन वाइटिलोजेनेसिस। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो सेल में लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स जिनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं, दीज लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये लाइसोसोम्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बनते हैं। जब हमने गोल्जियन वैक्यूल्स का नाम लिया था उसी वक्त हमने बताया था गोल्जियन वैक्यूल्स गिव राइज टू व्हाट? दे गिव राइज टू लाइसोसोम्स। तो इसी तरह जो है लाइसोसोम्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, ठीक। तो सेल वॉल को बनाने में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा है मिसल्लोज, पैक्टिन वगैरह ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही बनते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनते हैं तो इस वजह से सेल वॉल को बनाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस।